एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने किस्मत नहीं इतिहास बदला। 14 अप्रैल 1891 मध्य भारत की, जो कि आज मध्य प्रदेश की महू सैन्य छावनी की एक साधारण सी सुबह। सुबह की किरणें धीरे धीरे भारत को रोशन कर रही थी। सैनिकों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस दिन एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। उस बच्चे का नाम है भीमराव। पिता थे रामजी मालवजी सकपाल और माता थी भीमबाई। भीमराव अपने पिता की 14वीं और सबसे आखिरी संतान थे। परिवार गरीब नहीं था, लेकिन समाज में उनका स्थान बहुत नीचे माना जाता था। वे महाजाति यानी समुदाय से आते थे, जो कि पहले उनको नीच जाति के रूप में देखा जाता था। उस समय भारत में जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि किसी व्यक्ति की योग्यता नहीं, बल्कि उसकी जाति उसके जीवन का रास्ता तय करती थी। जिस समय समाज में कुछ लोगों को भगवान का रूप माना जाता था, उसी समय में कुछ लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उसी दौर में भीमराव का बचपन इसी कठोर सच्चाई के बीच में शुरू हुआ। उनके पिता सेना में सूबेदार थे, जिसकी वजह से वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते थे। रामजी सकपाल अक्सर अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन शिक्षा ऐसी संपत्ति है जिस कोई छीन नहीं सकता है। शायद यही सब उस छोटे से बच्चे भीमराव के मन में हमेशा के लिए बस गए। लेकिन जीवन आसान नहीं था। भीमराव बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ भीमबाई का निधन हो गया। एक बच्चे के लिए माँ का साया खो देना कितना बड़ा और दर्द होता है, यह शब्द में बताना बहुत ही मुश्किल है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। परिवार आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरने लगा। लेकिन इन परिस्थितियों ने भीमराव को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके भीतर संघर्ष करने की शक्ति को और ज्यादा कठोर बना दिया और पैदा कर दिया। साल 1900 7 नवंबर का दिन सातारा के सरकारी स्कूल में एक दुबला पतला बच्चा पहली बार अंग्रेजी की कक्षा में बैठने वाला था। यही दिन था जब भीमराव के शैक्षणिक जीवन की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन स्कूल की दुनिया उनके लिए किसी युद्ध भूमि से कम ही नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी थी। कक्षा में बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति ही नहीं मिल रही थी। अपने लिए अलग बोरी लेकर जाना और क्लास के बाहर दरवाजे पर बैठकर पढ़ना। प्यास लगने पर पानी के घड़े को छूना ही नहीं है। जब कोई बड़ी जाति का व्यक्ति उनको पानी पिलाएगा तब वह पानी पी सकते थे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ना चाहता था, जो कुछ बनना चाहता था, लेकिन समाज उसे हर दिन एहसास दिलाता था कि वह दूसरों से कम है। एक बार स्कूल से छुट्टी के बाद भीमराव और उनके भाई बहन अपने पिता से मिलने जा रहे थे। उन्होंने बैलगाड़ी किराए पर ली, लेकिन रास्ते में जब गाड़ीवान को पता चला कि वे महाजाति से हैं, तो उसने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। तो सोचो किस तरीके की उस वक्त सोच थी। और आज से ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं तो कड़कती धूप, सुनसान रास्ता और छोटे बच्चे। उस दिन भीमराव ने समाज की क्रूरता को बहुत ही करीब से देखा और करीब से महसूस किया। लेकिन शायद उसी दिन उनके मन में एक ख्याल भी पैदा हुआ, क्या इंसान की पहचान उसकी जाति से होती है या उसके कर्मों से होती है। समय बीतता गया, स्कूल में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी, लेकिन पढ़ाई में उनका प्रदर्शन शानदार था। उनकी प्रतिभा देखते हुए एक शिक्षक कृष्ण केशव आम्बेडकर उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। भीमराव का उपनाम उस समय आम्बेडकर था। शिक्षक ने उन्हें नाम के साथ अपना उपनाम जोड़ दिया, यानी शिक्षक ने अपना खुद का उपनाम जोड़ दिया, जो कि उस आम्बेडकर उस समय पंडित को माना जाता था। और यहीं से इतिहास में दर्ज हुआ नाम भीमराव अम्बेडकर। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। जब उन्होंने अंग्रेजी की 4वीं कक्षा उत्तीर्ण की, तो उनके सम्मान में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। वहां उनके एक पुस्तक भेंट की गई, भगवान बुद्ध की जीवनी। छोटे भीमराव ने उस पुस्तक को पढ़ा। उसमें उन्हें करुणा मिली, समानता मिली, मानवता मिली और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया भी हो सकता है। यही वह बीज था जो आगे चलकर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। 1897 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, यानी मुंबई चले गए उनके पिताजी।
मुंबई उस समय भारत के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता। यहाँ पर अवसर भी थे और प्रतिस्पर्धा भी थी। भीमराव ने एलिफिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल के अधिकांश छात्र संपन्न परिवारों से आते थे, लेकिन भीमराव के पास न धन था, न सामाजिक प्रतिष्ठा थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, ज्ञान प्राप्त करने की भूख। वह घंटों किताबों में डूबे रहते थे। जितना समय दूसरे बच्चे खेल में बिताते थे, उतना समय भीमराव पढ़ाई में लगाते थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो उनकी समाज की तकदीर बदल सकता है। तो 1906 में जब लगभग 15 वर्ष के थे, तब उनका विवाह 9 वर्षीय रामबाई से कर दिया गया। आज यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय बाल विवाह समाज की सामान्य प्रथा थी। यानी हर जाति में यह प्रथा फैली हुई थी। रामबाई एक साधारण परिवार से थी। आगे चलकर उन्होंने भीमराव संघपूर्ण जीवन में एक मजबूत साथी की भूमिका भी निभाई। 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, यह पूरे दलित समाज की थी, क्योंकि उस समय उनके समुदाय से मैट्रिक पास करने वाला शायद ही कोई था। लोगों ने इस उपलब्धि का उत्सव मनाया, लेकिन भीमराव जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। आर्थिक कठिनाइयां लगातार सामने आ रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली। अब उनके सामने एक नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे। इसी दौरान बड़ौदा के प्रगतिशील शासक महाराज सयाजी गायकवाड़ की नज़र उनकी प्रतिभा पर पड़ी। महाराज ने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। यह अक्सर किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दौर में विदेश जाकर पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1913 में 22 वर्षीय भीमराव अमेरिका के लिए रवाना हुए। जब उनका जहाज भारत से दूर जा रहा था, तब शायद उनके मन में हजारों सपने थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि केवल अपने लिए नहीं पढ़ने जा रहे, वे उन लाखों लोगों की उम्मीद लेकर जा रहे, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। न्यूयॉर्क पहुंचना उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। कोलंबिया विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक था। यहाँ पहली बार उन्होंने ऐसा वातावरण देखा कि जहाँ किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, किसी ने उन्हें अलग नहीं बैठाया, किसी ने उन्हें पानी पीने से नहीं रोका, और यह अनुभव उनके लिए अविश्वसनीय था। वे घंटों पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करते, कई रातें बिना आराम किए किताबों के बीच गुजार देते। उनके मित्र बताते थे कि भीमराव का अधिकांश समय पढ़ाई में भी बीतता था। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दूसरा शोध कार्य भी पूरा किया। उनकी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहते हुए वे महान दार्शनिक जॉन डेवी के विचारों से भी प्रभावित हुए, और जिसमें उन्होंने सीखा कि लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय, ये विचार उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन गए कि यही सही समाज का नजरिया होना चाहिए। 1916 में उन्होंने भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक शोध पत्र प्रस्तुत किया। यह शोध आगे चलकर भारतीय समाज को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उच्च शिक्षा की प्यास उन्हें लंदन ले गई। 1916 में वे इंग्लैंड पहुंचे। दिन में कानून की पढ़ाई, शाम को अर्थशास्त्र का शोध और रात में घंटों अध्ययन। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, ज्ञान अर्जित करना। लेकिन मुश्किलें फिर सामने आना शुरू हुई। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। आर्थिक संकट और गहरा गया और मजबूर होकर उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। जहाज से लौटते समय उनके कई कीमती पुस्तकें भी समुद्र में खो गईं। किसी और के लिए अंत हो सकता था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के लिए नहीं, क्योंकि उनका सपना केवल डिग्री हासिल करना नहीं था। उनका सपना था भारत के करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाना, और उनकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, ज्ञान अर्जित किया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। भारत लौटने के बाद उन्हें ऐसा अपमान सहना पड़ा
उनके जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या था वह अपमान? कैसे एक विदेश शिक्षित विद्वान को रहने के लिए जगह तक नहीं मिली, सोचो। और कैसे इसी दर्द ने उन्हें सामाजिक क्रांति का नेता बना दिया। तो फ्रेंड्स, यह जानेंगे हम भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की कहानी भाग 2 में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए कमेंट में लिखिए जय भीम और जय हिंद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।